सबसे पहला क्वेश्चन जो था उसमें एवोगाड्रो नंबर लाना था, आया था कि नहीं? नहीं आया? उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या हुआ? 6 पॉइंट समथिंग आया है। 6 पॉइंट के बाद जो भी है वो ठीक है। 10⁻23 आया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछना भी है। तीसरा, तीसरा बता दें। तीसरा क्वेश्चन कौन, यही था क्या, एक्सरे किरण वाला? रूबीडियम वाला ये था, दूसरा ये था। एक तत्व का क्रिस्टलीकरण बीसीसी में होता है, सुनिएगा। एक तत्व का क्रिस्टलीकरण बीसीसी में होता है तो इसका मतलब है कैपिटल एन का मान कितना? तो जिसके भुजा की लंबाई 288 पिकोमीटर है, ए का मान 288 पिकोमीटर में है, तो उसको 10⁻⁻10 कर दो तो किसमें बदल जाएगा? सेंटीमीटर में। तत्व का घनत्व दिया हुआ है, तो 208 ग्राम तत्व में कुल कितना परमाणु होगा? तो बहुत आसान है, इसमें क्या है? ठीक बोल रही है। देखो क्या क्या दिया हुआ है बताइए तो। जो तीसरा क्वेश्चन कल आपको दिया गया था इसको समझा रहे हैं, बताइए। कैपिटल एन का मान 2 दिया, और क्या दिया? ये दिया हुआ है 248 पिकोमीटर है ना? ये 288 गुना सेंटीमीटर। डेंसिटी कितना? 7.2 ग्राम पर सीसी। आप एक बात बताइए, जो तत्व लिया है क्या उसका उसका नाम क्लियर है? तो उसका एटॉमिक मास भी क्लियर नहीं है। तो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा कौन चीज़? एटॉमिक मास। एटम के लिए हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू एन इंटू एम बाय ए क्यू इंटू एन ए। एन ए का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 रख देंगे, तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा? पहले बताइए कि एम निकलेगा कि नहीं। टी का मान 7.2, एन का मान 2, एम का मान निकालना है, ए क्यू का मान इसी का ना क्यू होगा, और एन एवोगाड्रो नंबर है जो होगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब यदि आपको एटॉमिक मास पता चल गया तो बताइए 208 ग्राम न दिया हुआ है वो तत्व, तो 208 ग्राम को डिवाइड कर देंगे उसके मॉलिक्यूलर वेट से, तो क्या पता चल जाएगा? उसका मोल। हाँ या ना? और मोल पता चल जाएगा तो उसमें शायद एटम ना पूछा है, कितना परमाणु होगा, तो नहीं पता चल जाएगा। समझे क्या हम बोल गए? चलिए ये 3 क्वेश्चन हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ये कुछ वीडियो देखते हैं आज, कुछ नया हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो चीज़ आप पढ़े हैं उसी को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम। जिन जिन चीज़ों को पढ़े हैं वो सब कुछ वीडियो में आप देखिए, आपको थोड़ा बेहतर दिखेगा ये।
चलिए शांत हो जाइए प्लीज। ये एक तरह से आज वाला जो क्लास है वो रिवीजन का क्लास है। लगता है पेन ड्राइव गलत आ गया है। बोर्ड वाला पेन ड्राइव कहाँ है? हम्म? मैं बढ़िया से देखो पेन ड्राइव कहाँ है। नहीं उसमें तक देखो ना, बढ़िया से सर्च करो ना, है भी। हाँ? क्या जी तुरंत में शुरू हो जाते हो? जो ओरिजिनल पेन ड्राइव था वो छूट गया है घर पे। लेकिन काम हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें कोई वॉइस नहीं है, ठीक है? वो इंग्लिश में बोला है तो वैसे भी समझ में आपको आएगा नहीं। जो इसका जो मेन मेन चीज़ है वो हम आपको समझा देते हैं। एक चीज़ याद करो, एक बार फिर से कह दें कि कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, पीछे जो पढ़े हैं उसी को थोड़ा बस कुछ वीडियो पर देख रहे हैं। आप याद कीजिए, मेटालिक सॉलिड में मेटालिक आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच ही नहीं अट्रैक्शन होता था। हमने आपको कहा था कि मेटल में मेटल एटम के रूप में नहीं रहता है, मेटल आयन के रूप में रहता है। देखिए एम प्लस है, ये पूरा का पूरा सब एम प्लस है, और ये जो ग्रीन वाला घूमता हुआ आप देख रहे हैं
यह सब इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और नहीं बोला गया था कि बीच बीच में गैप से वो इलेक्ट्रॉन जहाँ तहाँ घूमते रहता है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। यदि ये इलेक्ट्रॉन बैठ जाए या इस एटम को मिल जाए तो फिर इसमें करंट का कोई फ्लो नहीं होगा। ये मेटालिक बॉन्ड से संबंधित बात था। उससे आगे थोड़ा तेज़ी में बढ़ा रहे हैं, चूँकि वीडियो ज़्यादा है तो एक क्लास में ख़त्म नहीं होगा। और जो जो थोड़ा उलझा हुआ बात है बस उतने को हम दिखाएंगे। इसको देखिए, ये डायमंड का फिगर आपको बता रहा है आगे। आप याद कीजिए डायमंड, एक डायमंड में याद है आपको एक कार्बन कुल कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होता था? 4 कार्बन से। और इसी वजह से कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, चारों का चारों बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन बचता उचता नहीं है। इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, इसीलिए ये इंसुलेटर होता है। मतलब ये कुचालक, हीरा जो होता है वो कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट के बारे में आपको बताया गया था कि वो सुचालक होता है। देखो इसको, ग्रेफाइट को, यही है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि हर एक कार्बन के पास ये ग्रीन वाला जो कलर दिख रहा है, एक्चुअल में यह सब इलेक्ट्रॉन है, यह फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इस वीडियो को देखिए, यह हेक्सागोनल शेप लिए होता है, लेयर बाय लेयर होता है। देखो किसी एक लेयर को दिखाएगा थोड़ा ढंग से तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो इस तरह का होता है। आपको देखिए ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 3, 1, 2, 3, 3 ही ना बनाया। ये कितना बना रहा है? तुम कहीं भी देख लो 3 ही बनता है। एक इस तरह का लेयर रहता है, इसके नीचे एक लेयर, फिर उसके नीचे एक लेयर, फिर उसके नीचे एक लेयर। और आप देख सकते हैं कि हर जगह इलेक्ट्रॉन एक एक खाली है। खाली इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। और ये किस रूप में रहता है वो वीडियो में थोड़ा और दिखाएगा, तो आप उसको देखिए तो समझ। देखो लेयर बाय लेयर है, और वही इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। इसी की वजह से ये जो घूमता हुआ चीज़ देख रहे हैं ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसी की वजह से ये विद्युत का सुचालक होता है। तो इस लेक्चर मतलब इस वीडियो में आपने देखा 3 चीज। एक, मेटालिक बॉन्ड में कैसे मेटालिक आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच का इंटरेक्शन होता है। दूसरा, कार्बन, हीरा में कार्बन कैसे रहता है। आपने देखा कि एक कार्बन कुल कितने कार्बन से जुड़ा हुआ था? 4 कार्बन से। वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वह विद्युत का सुचालक नहीं था, कुचालक था। और ग्रेफाइट में आपने देखा कि यह हेक्सागोनल शेप लिए हुए होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक बचा हुआ रहता है लेयर बाय लेयर, इसीलिए इसमें फिसलन भी होती है। इसीलिए ये लिब्रिकेंट का भी काम करता है कल कारखाना में। और ये विद्युत का सुचालक होता है। ये एक छोटा मोटा बात था, और पढ़े हुए हैं तो आपको हर बात अब छोटा मोटा ही लगेगा। देखिए इसमें क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल को बताया गया है। आप याद कीजिए, हम आपको बता रहे थे कि आप कोई भी सॉलिड एटम से बना हुआ है, और एटम का जब आप अरेंजमेंट करेंगे तो एटम का मान लीजिए कि बहुत सारा एटम रख के एक लेयर बनाए, फिर दूसरा लेयर बनाए, फिर तीसरा लेयर बनाए, फिर चौथा लेयर बनाए। इस तरह से बताइए और भी गेंद यहाँ पर अरेंज किया जा सकता है। अभी जो आप देख रहे हैं ये है सॉलिड, और आप देख रहे हैं कि जहां तहां गैप बन रहा है। तो कोई भी गोलाकार चीज को आप एडजस्ट करेंगे तो गैप बनेगा ही बनेगा। अब ध्यान से देखिए क्या किया इसने। इस सारे बॉल के पोजीशन पर सेंटर को मान के छोटा कर दिया। छोटा करने पर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक जाल हमको मिल रहा है? आप याद कीजिए, इसी को ना हम क्रिस्टल लैटिस बोलते थे। और ये जो चमकता हुआ पॉइंट आपको दिख रहा है, इसी को ना हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते थे, याद है? तो वो ये पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस हो गया, और ये जो लाल वाला पॉइंट है जहां जहां पर गेंद था, वही सब हो गया उसका लैटिस पॉइंट। अच्छा एक बात बताइए, वास्तव में ये फिगर ऐसा रहता है या जो पहले था वो रहता है? जो पहले था वो रहता है। क्रिस्टल लैटिस कंप्लीटली एक इमेजिनेशन है कि हमने सारे सेंटर को आपस में मिलाया तो हमको ये वाला स्केलेटन मिला। इसी को हमने क्रिस्टल लैटिस कहा, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये लैटिस पॉइंट कहलाया।
ये सब सबका सब क्रिस्टल लैटिस ही है। यहाँ बोला गया है कि लैटिस पॉइंट की जगह पर एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है। अब एक चीज देखिए, देखो एक क्यूब बना है ये, इसी तरह का दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, नीचे बाएं दाएं बहुत सारा क्यूब दिखेगा, पूरा क्यूब ही क्यूब आपको नजर आएगा, और एक एक करके सब क्यूब को ये कवर कर रहा है फोटो में, फिगर में, वीडियो में सॉरी। ये सारा का सारा क्या बना हुआ है? क्यूब। अब इसमें क्या किया कि एक क्यूब को निकाला जिसका कलर चेंज किया है। बताइए इसी को क्या कहा जाएगा? यूनिट सेल। क्यों कहा गया इसको यूनिट सेल? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे सॉलिड में जो प्रॉपर्टी इस भाग का होगा, एग्जैक्ट वही सारा का सारा प्रॉपर्टी इस पूरे सॉलिड का होगा। तो हम यदि इस छोटे से भाग का अध्ययन कर लें तो हमको इस पूरे सॉलिड की अध्ययन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जो प्रॉपर्टी इसका होगा वही इसका होगा। इसीलिए आप याद कीजिए, हम कभी एससी में एटम निकाल रहे हैं, कभी रेडियस निकाल रहे हैं, कभी डेंसिटी निकाल रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो यहाँ से ये हो गया आपका यूनिट सेल। जो लोग क्लास छोड़े हैं या सेंट रहे हैं या लेट से आए हैं, आपको समझ में नहीं आएगा ये सब चीज़। इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद ही समझ में आएगा, तो इंतज़ार कीजिए नए चैप्टर। नहीं तो यूट्यूब पर जाके देखिए, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है इस चैप्टर का। देखो एक को काट के हटा दिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। इसी में ये ए है, ये बी है, ये सी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। फिर यहाँ पर अल्फा आएगा, फिर बीटा आएगा, फिर गामा आएगा। देखो एक्स वाई जेड मान लिया है ना एक्सेस, तो वहीं पर फिर एंगल को दिखाएगा, और इसी एंगल के आधार पर याद कीजिए हम टोटल बेसिक यूनिट सेल कितना पढ़े थे? 7। याद है आपको? उसमें एक था क्यूबिक यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ये सब था ना। तो इन्हीं सभी चीज़ों को फिर यहाँ पर दिखाएगा, और इसमें आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखिए वही ना अल्फा बीटा गामा सब दिखाया हुआ है। यहाँ पर कुछ अलग नहीं किया है, हम ए बी और सी माने थे, ये बी ऊपर मान लिया है, सी नीचे मान लिया, इसीलिए अल्फा के बाद ये बीटा है और ये गामा। जबकि हम क्या माने थे? इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा। तो ये ए और ए बी सी के पोजीशन को थोड़ा चेंज कर दिया है, इस वजह से सब है, बात वही है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, क्यूबिक यूनिट सेल, ये क्या कौन सा है? टेट्रागोनल। ये क्या है? ऑर्थोरोम्बिक। अब एक चीज देखना है कि सब क्लियर हो रहा है। रोम्बोहेड्रल देखिए तो इस तरह से। मोनोक्लिनिक कैसा दिखने में होता है वो सब आप याद कीजिए, फोटो दिखाए थे ना वहां पर जब पढ़ा रहे थे तब। ये हेक्सागोनल, ये गलत लिखा हुआ है, ये हेक्सागोनल नहीं है। हेक्सागोनल वो है और रोम्बोहेड्रल ये है। ये हेक्सागोनल कहीं से लग रहा है आपको? हेक्सागोनल ये है ना, देख रहे हैं हेक्सागन का निर्माण हो रहा है ऊपर भी और नीचे भी। बस कुछ नहीं कीजिए, इस फोटो को वहां लेके जाइए, उस फोटो को वहां लेके। ट्राई क्लिनिक है, फिर इसका क्यूबिक में याद करो, ए बराबर बी बराबर सी होता था, अल्फा बीटा गामा सब आपस में बराबर होता था। तो इन सब चीज़ों को हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। तो याद कीजिए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आपको बताया गया था। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में क्यूबिक यूनिट सेल को हम कितने भागों में बांटे थे? 3 भागों में। हालांकि यूनिट सेल को पहले 2 भागों में बांटा गया था, एक प्रीमिटिव यूनिट सेल और एक सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रीमिटिव में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पर था, और सेंटर्ड में कॉर्नर के अलावे भी कहीं कहीं था, जिसमें 3 टाइप था याद करो। एक था बॉडी सेंटर्ड, एक था फेस सेंटर्ड, और एक था इंड सेंटर्ड, है ना जी। ये कौन सा है? प्रीमिटिव यूनिट सेल। आज कुछ नया काम हम लोग नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इसको एक बार देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में और बढ़िया से सेट हो जाए, क्योंकि ये सब चैप्टर परेशान करता है थोड़ा। प्रीमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? जिसमें सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पर बॉल रहता है। फिर है सेंटर्ड यूनिट सेल, 3 प्रकार का होता था ना, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड। यही है ये। देखो बॉडी के बीचों बीच रहेगा एक बॉल, और 8 बॉल कहाँ रहेगा? 8 कॉर्नर पर। ये 8 कॉर्नर पर फिर लेके जाएगा।
समझ में आया? अब इसी को बड़ा कर देगा, बड़ा करेगा तो ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है वो कुछ जगह दिखना बंद हो जाएगा। बड़ा नहीं किया है वो आगे करेगा। अब आपको इसमें बताया जाएगा फेस सेंटर्ड के बारे में। ये एक सिंपल क्यूब है, देखो बॉल कहाँ कहाँ आया, सारे कॉर्नर पोजीशन पर, और सभी फेस के सेंटर में देखो बॉल है। इसी को बड़ा करेगा तो वही ना, यही चीज ना दिखेगा इसके जैसा, ये जो बीच में है। अब देखो इसमें तुमको बताया जाएगा कि एससी में, याद कीजिए एससी में कुल प्रभावी परमाणु एक होता था, पीसीसी में दो होता था और एफसीसी में चार होता था। इसी के बारे में इसमें बताया जाना है। ये क्रिस्टल लैटिस घूम रहा है, चमकता हुआ लाल वाला पॉइंट लैटिस पॉइंट है। और हर जगह क्यूब जो दिख रहा है वो क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। और हम लोग को क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है, उसी पर आगे की बातें हो रही हैं। देखिए इसको ध्यान। देखो जो क्यूब बताए थे बीच में, याद है 8 भाग में बटा था ये, इसीलिए कॉर्नर पोजीशन वाला सबको ना काट छांट के अलग करेगा और तुमको दिखाएगा कि एक क्यूब को केवल 1/8 भाग मिलता है। देखो 4 भाग नीचे चला गया और 4 भाग ऊपर चला गया, तो एक क्यूब को तो एक बॉल 8 क्यूब में समान रूप से फैला, तो बताइए 1/8 इसको, 1/8 इसको, 1/1 नहीं, सबको 1/8 ही ना मिला। तो यही चीज ये दिखा रहा है। अब जो फेस के सेंटर में है देखो, ये फेस के सेंटर में है, आधा उसको मिला और आधा इसको मिला, तो फेस के सेंटर में रहेगा तो आधा मिलेगा, वो दिखा रहा है। जो बॉडी के सेंटर में है वो पूरा का पूरा इसी को मिलेगा, वो कहीं भी शेयर्ड नहीं होगा। और जो एज के सेंटर में है, एज के सेंटर मतलब भुजा के बीचों बीच, हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपको पढ़ना नहीं है। आप एक चीज गौर कीजिए, दो गो क्यूब ऊपर है, दो गो क्यूब नीचे है, और ये जो बॉल है कॉर्नर पोजीशन पर उपस्थित नहीं है। देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि भुजा के बीच में है, तो भुजा के बीच वाला गेंद कितने भागों में बटा हुआ रहता है, तो ये 4 भागों में बटा हुआ रहेगा। ठीक, कैसे 4 भागों में बटा हुआ है, एक इस क्यूब में, एक इस क्यूब में, एक इस क्यूब में, एक इस क्यूब में, बताइए एक का कोना सब में है उपस्थित। तो यहाँ से ये एक क्यूब को 1/4 हिस्सा मिलेगा, हालांकि इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एज के सेंटर वाला बॉल कितने भागों में बटता है, 4 भागों में, एक क्यूब को केवल 1/4 ही मिलेगा। अब इन बातों को समझ के समझा जा सकता है कि प्रीमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक में एक क्यूब के अंदर कितना बॉल रहता है। देखो ये सिंपल क्यूब है, अभी सिर्फ सेंटर पर बॉल को दिखाया छोटा करके, फिर इसको बड़ा कर देगा। बताइए, ये अब समझ में आया कि ये फोटो बिल्कुल इसी के जैसा है, यही चीज ना है ये। तो बड़ा करके, अब हमने आपको कहा था ना कि बीचों बीच काट दीजिए तो बहुत सारा बॉल क्यूब के बाहर चला जाएगा, ये उसको काट के दिखाएगा और एक परफेक्ट घन का निर्माण कर देगा काट के। देखो अब देखो ये परफेक्ट घन दिखा। अब इसमें सब एटम को जोड़ के देख रहा है कि कितना एटम होगा, तो अब देखिए वो कितना एटम होता है। और आप याद कीजिए सिंपल क्यूब में केवल एक ही ना प्रभावी परमाणु हुआ था, यही प्रभावी परमाणु है, तो ये था सिंपल क्यूब वाला। अब आएगा बॉडी सेंटर्ड। देखो बॉडी सेंटर्ड अभी छोटा करके दिखाया तो ऐसा दिख रहा है, 8 कोर्नर पर गेंद है और एक गेंद बॉडी के बीचों बीच। अब देखिए ये ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है जो समझाया गया था। फिर इसको काट दिया, काटने के बाद देखो एक, काटने के बाद देखो एक परफेक्ट
घन बना ये, इस घन में बीच वाला बॉल पूरा का पूरा है, लेकिन कोना वाला बॉल सब 1/8 आया होगा। इस कटे हुए बॉल को जोड़ेगा तो एक बॉल आएगा, और एक बॉल वो रहेगा तो कितना बॉल हो जाएगा, 2 बॉल। तो वहां पर जो इफेक्टिव एटम हो जाएंगे वो हो जाएंगे। तो याद कीजिए, बीसीसी में आप इफेक्टिव एटम कितना याद किए थे, तो ये 2 बॉल है। ये फेस सेंटर्ड है, अभी बॉल छोटा है तो कुछ ऐसा दिख रहा है, और इसको पीछे कर रहा है। देखिए ये ना फेस सेंटर्ड, जैसे ये वाला फेस है, देखो इसके सेंटर में बॉल है, ऊपर फेस के सेंटर में, हर जगह फेस के सेंटर में बॉल है, यदि आप ढंग से देख रहे हो तो। अब यही बड़ा करेगा तो ये कैसा दिखेगा, उसको भी देखिए। अब देखो जब बड़ा कर दिया तो थोड़ा अटपटांग दिख रहा है, और ये ऐसा ही दिख रहा है। यदि आप देखो इधर वाले फेस को, तुम ध्यान से देखो, इसको देखोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो इसके सेंटर से इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, बताओ ये बीचों बीच सेंटर में आ गया कि नहीं। बगल वाला देखोगे तो इसको देखो, इसको देखो, बताइए यहाँ भी बीचों बीच है कि नहीं। ऊपर में भी देखो, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, एक पीछे बॉल है, और एक बॉल बीच में है जो दिख नहीं रहा है। वो तो खैर आपको समझना पड़ेगा। अब इसको भी कट के छांट के अलग कर देगा। बताइए एक परफेक्ट घन बना अब। तो जो एक घन के अंदर आया उस सबको एक साथ कर दिया, सबके कोना से मिलाएगा तो एक बॉल मिलेगा। और ये सारा बॉडी के सेंटर से मिलाएगा तो 3 बॉल मिलेगा, तो 3 और 1 मिलके हो जाएगा। तो कुल मिला के इसमें 4 बॉल होता है, ये आपको बोला गया था पहले भी। इसके आगे का जो वीडियो है ये आप अभी समझ नहीं, ये भी पढ़ा पढ़ा ही नहीं हुआ है। ये सब अभी आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए ये सब अटपटांग चीज़ है, आगे जाइएगा तो और भारी भारी स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ये सब आपको पढ़ना है, लेकिन अभी चूंकि पढ़े नहीं है तो उसका हम वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो बात पहले पढ़े थे वो इस वीडियो के माध्यम से और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। आगे का पढ़ाई शुरू करें। अच्छा ये बताओ, अभी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल और है, ऐसा नहीं है कि सारा न्यूमेरिकल समाप्त हो गया, 3 ही ना आप लिखे हैं। आप एक काम कीजिए, 2-3 न्यूमेरिकल और लिख लीजिए, और घर से उसको बना बना लीजिएगा। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन नंबर दे के लिखिएगा। जैसे कल कितना क्वेश्चन आप लिखे थे, 3, तो उस तीनों क्वेश्चन के नंबर में 1 2 3 लिख दीजिए। तो मतलब 3 क्वेश्चन अभी तक आप किए हैं, मेन मेन क्वेश्चन जो है। और आज लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये सारा वीडियो बहुत, अच्छा इस क्वेश्चन में आप याद करो, आपको बोला गया था कि कैलकुलेशन इजी होगा, ये नहीं कट उठ गया था बहुत आराम से। ये क्वेश्चन आईआईटी का पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन हो गया था, इसको बना लिखिए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा करेगा जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन आपको कहेगा कि नहीं आप कैलकुलेट कीजिए कितना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, तांबे के परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तांबा का परमाणविक द्रव्यमान का आपको कॉपर का नहीं पता है, 63.5 होता है, लेकिन कहता है कि नहीं आप पता कीजिए इस तरह, इस फॉर्मूला से, तो सॉरी इस क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है उससे। आज कितना तारीख है, 6, 5।
8 अप्रैल यानी कल से 11th का सारा बैच स्टार्ट हो रहा है। हिंदी मीडियम का वही 9 से 10 और 10 से 11 में, और इंग्लिश मीडियम का शाम में 4 से 5। आपके कोई भी भाई बंधु जो यहाँ पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, किन्हीं को ज़बरदस्ती नहीं बोलना है, लेकिन यदि इंटरेस्ट रखते हैं यहाँ पढ़ने पढ़ने में, तो कहिएगा उनको पैर पकड़ के, इन पहला क्लास से ज्वाइन कर लो और क्लास अब्सेंट मत करना। क्योंकि 11th के बेसिक का बहुत मतलब होता है पूरे साइंस में, पूरे केमिस्ट्री में। शुरुआत में यदि समझ में नहीं आया चीज़ या क्लास छूट गया तो बहुत परेशानी होगी। तो जिसको जो बैच सूट करता है उस बैच में आ जाए। टाइमिंग होगा हिंदी मीडियम का 9 से 10 और 10 से 11, इंग्लिश मीडियम का इवनिंग में 4 से 5। सारे बैच, तीनों के तीनों बैच एक ही दिन स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए और क्वेश्चन का आंसर भी लिख लीजिए, घर पे जाने के बाद बनाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने में कोई परेशानी होगी? देखिए, कहता है कि एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा इतना सेंटीमीटर कोष्टिका कोण के साथ, कोष्टिका कोण का मतलब कोण की लंबाई, भुजा, यानी किसका मान, ए का मान के साथ एफसीसी एक कोष्टिका में अरेंज होता है, यानी एन का मान 4। एक दूसरे प्रयोग में तांबा का घनत्व इतना ज्ञात किया गया। बताइए किसका मान दे दिया, डी का। तो क्या यहाँ से हम तांबा का परमाणविक द्रव्यमान नहीं निकाल सकते हैं? E बराबर फॉर्मूला होता है N इंटू एम बाई ए क्यू इंटू एवोगाड्रो नंबर। टी का मान दिया हुआ है ये, एन का मान एफसीसी है तो 4, एम का मान पता करना है, बटा ए का मान ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, या ये भी सेंटीमीटर में, और बचा कौन चीज़, एवोगाड्रो नंबर। वो तो आप जानते हैं 6.022 इंटू 10 to the power 23 होता है। अब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मान आपको इतना आ जाना चाहिए। तो इसको क्वेश्चन नंबर कितना कर देना है। ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, इसमें सीसीपी का चर्चा है। जो भी क्लोज्ड पैकिंग इसको बोलते हैं, ये आप नहीं पढ़े हैं। एचसीपी भी आप नहीं पढ़े हैं। इसको लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, ये बनेगा आपसे। कुछ इसमें ना मिक्स्ड क्वेश्चन है जो आगे से भी लिया गया है, तो वो आपसे नहीं बनेगा, इसलिए उसको भी आप छोड़ दो, और जो छोड़ रहे हैं उसको आगे फिर बनाएंगे। कल से इस चैप्टर का दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा। एक तत्व का मोलर द्रव्यमान, इस क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। देखिए, मोलर द्रव्यमान किस में दे दिया है, किलोग्राम पर मोल में, उसको बदल देंगे किस में, ग्राम पर मोल में, तब ना आप उसमें रखिएगा। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, रख देंगे, गुना करेंगे, गुना करने के बाद आप आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन बनेगा।
वैसे आप बनाइए, सब बात हम यहीं पर बता देंगे तो दिक्कत होगा। इसका आंसर नहीं दिया गया है, हो सकता है कि नहीं पता हो वहाँ आंसर, तो आप इसको देख लीजिएगा। बढ़े आगे। बन जाए तो भी अच्छा, नहीं बने तो बहुत अच्छा। दोनों बातें नहीं, ये क्वेश्चन अभी आपसे नहीं बनेगा। ये बनेगा, क्वेश्चन लिखिए तो। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए, बनेगा आपसे। और नहीं बनेगा तो हम हैं, देख लेंगे। हम इस चैप्टर को बिल्कुल छटपटा के समाप्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि चैप्टर अटपटांग थोड़ा सा है। बिल्कुल रिलैक्स वे में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको लगता है कि अगला 7-8 दिन में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो है वो थोड़ा सब रखता है। और यदि ये बात फील नहीं होती है ना, तो जितना पढ़े हो उतना से किसी अपने अगल बगल वाले से ना डिस्कशन करके देखो, तब समझ में आएगा। अरे हम तो पहला चैप्टर के रूप में सॉल्यूशन पढ़ाए थे ना, तो आपके अगल बगल के लोग जो और कहीं केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, वो सॉलिड स्टेट पढ़ के बैठा हुआ होगा, थोड़ा उससे क्वेश्चन जाके पूछना। या फिर इसका कंसेप्ट पर डिस्कस करना, देखो कि इतना कम आदमी समझता है, समझ में नहीं आता है जल्दी ये चैप्टर। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे बताइए तो। ये इस क्वेश्चन को अभी ऐसे भरवली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वो दोनों क्वेश्चन तो तुमसे बन जाएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं अभी ही। बोलो बंधु, इस तरह का क्वेश्चन तो पूछता है बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। जाके क्वेश्चन बैंक पलटिए। क्या है क्वेश्चन बताइए तो। एक घनीय ठोस दो तत्व से बना है, किस किस से, पी और क्यू से। तो आपके पास कितना तरह का तत्व है, दो तरह का, पी और क्यू। कहता है कि घन के कोनों पर क्यू परमाणु, घन के कोना पर, एक काम करते हैं हम कलर चेंज करके दिखाते हैं। पी को दिखाते हैं रेड से, और क्यू को दिखाते हैं येलो से। अब जो कहता है उसको सुनिए, पहले घन हम एक बना लेते हैं। ये सब क्वेश्चन बनाना नहीं होता है, ये सब क्वेश्चन बना हुआ ही रहता है। घन बन गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए, घन के कोनों पर क्यू परमाणु उपस्थित है। क्यू को किस कलर से दिखाए हैं, येलो से। तो घन के कोना पर येलो दिखाना पड़ेगा। घन के कोना पर हर जगह हम येलो दिखा दिए। क्वेश्चन जो कह रहा है बस वो हम कर रहे हैं। आगे क्या कह रहा है बताओ। एवं अंतः केंद्र, अंतः केंद्र का पहले मतलब समझाइए। बॉडी के सेंटर में, मतलब क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच, यानी बॉडी सेंटर्ड वाला ये पार्ट है। बताइए बीचों बीच वाला पार्ट निकालिएगा, तो इसको डायगोनल मिलाना पड़ेगा कि नहीं। तो बी, इसका जो कलर है पी का यही है ना, तो ये यहां आएगा। आपसे पूछता है कि इस यौगिक का सूत्र क्या होगा, और पी एवं क्यू का उपसह संयोजन संख्या क्या होगा। ये आपसे अभी नहीं बनेगा, क्योंकि अभी आप उपसह संयोजन संख्या पढ़े नहीं है। पढ़े होते तो ये एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं लगेगा बनाने। हम आंसर अभी बता देंगे, बाद में यदि आप मिलाइएगा तो मिला लीजिएगा। पहले हम इसका देखते हैं सूत्र। एक बात बताइए, घन के अंदर जो पार्ट पीला वाला आ रहा है, यानी क्यू आ रहा है, बताइए तो वो कितना आएगा। एक, कैसे आएगा एक। किसी भी कोना पर रहने वाला गेंद एक घन को अपना 1/8वां हिस्सा ही ना देता है। तो ये 1/8वां देगा, तो आठों ने 1/8वां हिस्सा देगा। यानी Q का 1/8वां हिस्सा 8 परमाणु से ना आएगा, यानी एक परमाणु बनेगा Q का, है ना। और P वाला तो बीचों बीच है, वो तो पूरा का पूरा उसी में रहेगा, यानी एक इसका रहेगा। आपको नहीं लगता है कि इसका मतलब है कि बराबर परमाणु होगा P और Q का, यानी इसका फॉर्मूला होगा PQ। आई बात समझ में। अब सुनिए, इसी का फॉर्मूला बदल जाता है,
यदि ये लाल वाला बॉल बीच में नहीं रहकर फेस के सेंटर में रहता, बताइए फॉर्मूला क्या होता। यदि ये फेस के सेंटर में रहता तो 8 कॉर्नर से एक गेंद मिलता, और सभी फेस के सेंटर में 3 गो बॉल मिल जाता। नहीं मिलता, 3 गो मिलता कि नहीं, कैसे? एक फेस आधा देता है तो 6 फेस 3 गो देता। तो ऐसी स्थिति में लाल वाला यानी पी 3 गो मिलता, तो इसका फॉर्मूला हो जाता क्यू P3, या इसी को आप लिख सकते थे P3 क्यू। समझ में आया? तो इस तरह से होता है। अब जहां तक P एवं Q के उप संयोजन संख्या की बात है, तो हम बता देते हैं कि ये लाल वाला बॉल जो भी है P है ना, इस लाल वाले बॉल का उप संयोजन संख्या होगा 8, और ये जो येलो वाला बॉल है इसका उप संयोजन संख्या होगा 6। अब ये कैसे होगा ये आपको हम समझा अभी नहीं सकते, इसलिए क्योंकि अभी आप ये टॉपिक पढ़े नहीं है, लेकिन एक आंसर तो निकाल सकते हैं ये। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो उसमें देख लेंगे, देख लीजिएगा। वैसे हम आगे का थोड़ा टॉपिक आपको दिखा दें कि अब बचा हुआ मतलब अगला टॉपिक हमारा होगा क्या। आप एक काम कीजिए, हेडिंग डाल दीजिए। क्या है हमारा अगला हेडिंग? उप सह संयोजन संख्या, या इसी को हम बोलते हैं समन्वय संख्या। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसको हम सूचित करते हैं C.N. से, यानी CN से। ये पूरा हिंदी और इंग्लिश में पूरा लिखिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आता है आपको। जो 3 क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन पर अभी हम कोई काम नहीं करेंगे। आप नंबर दे दिए हैं ना, इसका डिस्कशन होगा संडे को। अभी और क्वेश्चन आएगा, सारा क्वेश्चन एक ही बार लिखा देते हैं, आप घर पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। बन गया तो ठीक, नहीं बना तो कोई बात नहीं। यदि एक तरफ से हम ही को बनाना पड़ा तो हम ही बनाएंगे, संडे को बनाएंगे। क्लास यूट्यूब पर लाइव रहेगा, जिनको क्लास में आके बैठना होगा बैठ जाएंगे, जो लाइव पढ़ना चाहते हैं लाइव पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा वहां से भी तो हम समझा देंगे। खाली क्वेश्चन का नंबर सही तरह से देना। तो कल हम आने के साथ ही इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और अब चैप्टर थोड़ा हल्का यहाँ से आगे हुआ है, उसके बाद फिर भारी होगा, फिर हल्का हो जाएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं। अब आइए कल देखते हैं इसको।